कॉन्सेप्ट की पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम यहाँ पे जो है आपका एडवांस मैथ का सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, एडवांस मैथ आपको पढ़ा रहे थे। बीच में हम आपको वृत्त पढ़ाकर छोड़े हुए थे। वृत्त में आपको वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ये सब बता दिए हुए थे। ठीक है, उसके बाद से वीडियो में ना कुछ ज़्यादा ही गैप आपका हो गया। ये जो वीडियो मिल रहा है आपको बहुत दिन के बाद मिल रहा है। देखिए, बहुत दिन बाद मिलने का कारण बस इतना ही है कि कुछ ऐसा परिस्थिति जो होता है वो इंसान के हाथों में नहीं होता है। वही परिस्थिति मेरे साथ था, मेरे हाथ से मेरा परिस्थिति क्या था, बाहर था, जिसके कारण जो है इतना दिक्कत हुआ। और फिर भी चलिए, अब इसके बाद आपका वीडियो जो है कंटिन्यू मिलेगा। कहीं से आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका बहुत सारा एग्जाम भी आपके सामने आ चुका है और सभी एग्जाम की तैयारी के लिए हम यहाँ पे हैं। जैसे कि आपको एसएससी जीडी आ गया है, सीएचएसएल का फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, उसके बाद सीएचएसएल हो जाएगा, उसके बाद सीजीएल हो जाएगा, सिविल कोर्ट हो जाएगा। सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका एडवांस मैथ। एडवांस मैथ में भी कौन सा, तो एडवांस में भी मेंसुरेशन। एडवांस में भी कौन सा, मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन हम चालू किए हैं। मेंसुरेशन को दो भागों में बांट के पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पता है 2D और 3D। तो 2D और 3D, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल, यानी जिसमें लंबाई और चौड़ाई हो। ठीक है, और 3D का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों तीनों हो। ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 2D। 2D में हम दो चीज आपको बता दें। 2D में आपको हम बता चुके हैं वृत्त के बारे में, पूरा का पूरा चीज बता चुके हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में बताएंगे, त्रिभुज के बारे में बताएंगे। और त्रिभुज के बारे में बताने के बाद फिर वृत्त और त्रिभुज का जो कनेक्शन होता है उस दोनों को आपको हम एक साथ बताएंगे। यहाँ पे पूरा चीज को रिलेट करके, आपको एक दूसरे से को रिलेट करके आगे हम बताते जाएंगे, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, थ्योरी आपको बहुत हाई लेवल का मिलेगा, क्वेश्चन भी आपको क्या मिलेगा, हाई लेवल का मिलेगा, जहां से आपका एक भी क्वेश्चन कहीं से भी छूटने का, कहीं से भी मतलब कहीं से क्वेश्चन छूटने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो त्रिभुज का थ्योरी बताने वाले। त्रिभुज का क्या बताएंगे, थ्योरी बताएंगे। थ्योरी का मतलब क्या होगा कि त्रिभुज को कितना प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, त्रिभुज को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, त्रिभुज को हम लोग दो पढ़ने के हिसाब से दो भागों में बांटे हुए, एक जो है उसको एंगल के आधार पर, एक बांटे हुए उसके भुजा के आधार पर। ठीक है, तो एंगल के आधार वाला को एंगल के तरीका से पढ़ेंगे, भुजा के आधार वाले को भुजा के तरीका से पढ़ेंगे। दोनों को अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे, उसका थ्योरी जानेंगे, फिर उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त और त्रिभुज का क्वेश्चन हम एक साथ आपको करा देंगे। फिर आगे हम आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाएंगे, यानी कि चतुर्भुज पढ़ाएंगे। चतुर्भुज का उसी तरह पूरा पहले थ्योरी समाप्त करेंगे, फिर आपको क्या बताएंगे, थ्योरी समाप्त करने के बाद आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए, अभी हम आप पढ़ाई आगे स्टार्ट करते हैं। फिर बीच में आपका बातचीत होते रहेगा, जो फॉर्म वगैरह निकला है उसके बारे में, और जो कैसे आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए, कैसे आप इसमें पढ़ाई कीजिए उसके बारे में। तो चलिए, अभी हम स्टार्ट करते हैं त्रिभुज। किसके बारे में स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिभुज के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं त्रिभुज के बारे में। ठीक है, देखिए, त्रिभुज को ना पढ़ने के लिए हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक उसके भुजा के आधार पर और एक इसके एंगल के आधार पर। ठीक है, दो भागों में हम लोग बांट के इसको पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं त्रिभुज होता क्या है। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरे आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। बेसिक सा बात है, सबको पता है। इसमें कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं। तीनों एंगलों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये आपको पता है। यहाँ पे जो एक मेन कंसेप्ट है, यहाँ पे एक बात समझिएगा। जैसे त्रिभुज हो गया, तो त्रिभुज में कितना एंगल पाया गया, त्रिभुज में तीन एंगल पाया गया, ए बी सी। अगर हम कहेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू कितना होता है, तो कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों का एक मान हो गया 180 डिग्री। दूसरा चीज इसमें देखिएगा, जैसे कि ए वाला अभी हम जो ट्रायंगल बना रहे हैं, देखिए ए वाला, ठीक है, एक एंगल ट्रायंगल बताए, हम ट्रायंगल बनाए, यानी कि एक हम इसमें क्या किए, आपको ई हो गया ए, ई हो गया बी और ए हो गया सी। एक हम ट्रायंगल बनाए, यानी कि एक त्रिभुज बनाए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, हम पूछ रहे हैं कि इसमें सबसे लंबी भुजा कौन सा है, तो आप कहिएगा सर लंबी भुजा सबसे कौन है, बी सी है। उसके बाद उससे छोटी कौन है, तो ए सी है। सबसे छोटी कौन है, ए बी है। ठीक है, तो ये तीनों अलग अलग भुजा है, तीनों क्या है, इसका अलग अलग भुजा है। तो अगर हम आपसे इसमें यह पूछ रहे हैं कि बताओ, अलग अलग तो भुजा आपको पता चला, इसमें सबसे बड़ा कौन कौन है, तो सबसे बड़ा कौन इसमें देखिएगा कि जो सबसे बड़ी भुजा होगी ना, उसी के सामने वाला कौन सबसे बड़ा होगा। जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसी के सामने वाला कौन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और जो सबसे छोटी भुजा होगी उसके सामने का कौन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। यानी कि भुजा, ध्यान समझिएगा, इसका क्या कंसेप्ट है, अगर किसी त्रिभुज का भुजा बड़ा है, यानी कि उसके सामने वाला कौन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर भुजा सबसे छोटा है तो उसके सामने वाला कौन क्या हो जाएगा, सबसे
से छोटा हो जाएगा। यानी कि अगर सर भुजा मेरा क्या हो गया, बड़ा, भुजा मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अगर भुजा बड़ा है तो कोण भी बड़ा, कोण भी क्या हो जाएगा, बड़ा। भुजा बड़ा तो कोण क्या हो जाएगा, बड़ा। अगर भुजा मेरा छोटा होगा, भुजा मेरा क्या हो गया, छोटा, तो कोण भी मेरा क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा कोण और छोटी भुजा के सामने वाला कोण छोटा कोण। ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे बड़ी कोण कौन है, सबसे बड़ी भुजा BC, तो सबसे बड़ा कोण कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा भुजा कौन हो गया, AB, तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, C हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये त्रिभुज का बेसिक बात होता है। अब आगे हम समझते हैं इसमें क्या है। इसमें क्या है, ध्यान समझिए। इसमें यह बात है कि हम इसको ना पढ़ने के आधार पर, सहूलियत के आधार पर इसको दो भागों में हम बांट के आपको पढ़ाएंगे। कौन कौन सा पार्ट है सर, तो इसको ना एगो हम इधर बांटेंगे भुजा के आधार पर और एक इधर बांटेंगे किसके आधार पर, कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तो कोण के आधार, भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर तीन भागों में बांटते हैं। भुजा के आधार पर कितना भागों में बांटते हैं, तीन भागों में। एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। एक विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, और एक होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो तीन त्रिभुज हो गए। कितना, कौन कौन सा, भुजा के आधार पर। अब भुजा के आधार पर कैसे आप बांट दिए सर, तक कैसे बांट दिए, ध्यान से समझिएगा। विषमबाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका कोई भी तीन भुजा होता है ना, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो, उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, उसे कहेंगे विषमबाहु त्रिभुज। जैसे कि हम एक त्रिभुज लेते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज लिए और यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज हो गया। इसका कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं होगा, कोई भी भुजा। यानी कि यहाँ पे यह लंबाई को शो कर रहे हैं कि तीन भाग दो भाग, मतलब यहाँ पे ऐसे समझिए कि यहाँ पे कोई भी भुजा इसका आपस में बराबर नहीं, तो इसको हम लोग कौन सा त्रिभुज कहेंगे, विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो देखिए इसके शब्द में ही पूरा का पूरा ऐसा, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो हो गया, और बाहु मतलब क्या हो गया, भुजा। यानी कि जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे कि देखिए ये वाला भुजा, ये वाला भुजा आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये अलग हो गया। तो ABC यहाँ पे जो त्रिभुज है इसमें ये और ये वाला भुजा आपस में क्या है, बराबर है, जबकि ये भुजा क्या है, अलग है। तो इसमें दो भुजा आपस में बराबर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। अगला देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसे कहेंगे, तो भाई समबाहु त्रिभुज उसे कहेंगे, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, यानी कि जिसकी सभी भुजा बराबर हो, जिसकी सभी भुजा बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल कहेंगे। तो देखिए यहाँ से इसका, इसका और इसका, ये ऐसा त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ABC। देखिए अभी आपको तुरंत जस्ट कंसेप्ट दिए हैं हम कि जिसकी भुजा जितना बड़ा उसके सामने का कोण उतना ही बड़ा। अब एक चीज देखिए, जब भुजा बड़ा हो रहा है तो कोण बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो जब भुजा बराबर होगा तो कोण मेरा बराबर होगा कि नहीं, आराम से कोण मेरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जरा इसमें हम देखते हैं ई वाले ट्रायंगल में ABC में, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में देखते हैं कि कोण ए थी भुजा AB, भुजा किसके बराबर है, AC के। यानी कि जब भुजा AB भुजा AC के बराबर है तो AC के सामने वाला कोण यानी कि B, AC के सामने वाला कोण यानी कि B, और यहां पे AB के सामने वाला कोण यानी कि C आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, पहली बात। अब उसी तरह समबाहु त्रिभुज में आइए तो कहिएगा सर समबाहु त्रिभुज में तो सब भुजवे बराबर होता है, तो सब भुजा बराबर और सब इसमें कोण भी बराबर, तो सब कोण भी इसमें आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। ये भी बराबर, ये भी बराबर, और ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये किसका हो गया, ये भुजा के आधार पर हम बांट दिए किसको, त्रिभुज को। कितने भागों में बांट दिया, 1 2 3 भागों में। आप कहिएगा सर इतना ही तक पढ़ा के छोड़ दिए, नहीं, अभी इसका खेला खत्म, अभी तो इसका खेला चालू हो गया है। ठीक है, इसमें बहुत चीज बढ़ाना है, हम इस सब को स्पेशल पढ़ाएंगे कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। तो इस सब को अलग अलग करके एक एक करके हमको पढ़ना है। इसमें बताएंगे कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसके बाहर वृत्त रहेगा तब क्या होगा, इसके अंदर वृत्त रहेगा तब उसका रेडियस क्या होगा, ये सारा का सारा अभी का अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब दूसरा आता है, ये हो गया भुजा के आधार पर। दूसरा होता है एंगल के आधार पर। दूसरा क्या होता है, एंगल के आधार पर। एंगल के आधार पर क्या सर, तो एंगल के आधार पर तो आपको बताए हैं तीन भुजा और तीन क्या होते हैं, इसके एंगल होते हैं। तो जिस त्रिभुज का एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब इसको तीन भागों में बांटते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, यानी कि न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण। इसको जो बांटने का आधार होता है, इसको बांटने का आधार हम 90 डिग्री को लेते हैं। कितना डिग्री को लेते हैं, 90 डिग्री को लेते हैं। ठीक है, इसके बांटने का आधार कितना कर लेते हैं, 90 डिग्री का। अगर जिस त्रिभुज का
एंगल 90 डिग्री से कम है, जिस त्रिभुज का एंगल 90 डिग्री से कम है, यानी कि कोण अगर 90 डिग्री से कम है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यानी कि जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से कम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जिस त्रिभुज का कोण मतलब जिस त्रिभुज का सभी कोण मतलब 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कोई 90 डिग्री या 90 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे 60 70 और 50 क्या हो जाएगा, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होगा कि इसमें एक कोण जरूर और जरूर 90 डिग्री होना चाहिए। एक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जैसे देखिए ये हो गया आपका ए बी सी, ये हम 90 डिग्री, तो ये क्या चीज देखा, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, यानी एक कोण इसका कितना हो गया, 90 डिग्री है, 90 डिग्री के साइन है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, तो जिसका एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण क्या हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण का मतलब क्या है, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। तो 90 डिग्री से जो कोण अधिक हो जाएगा, ठीक है, अगर त्रिभुज का कोण 90 डिग्री से अधिक हो गया, इसका मतलब वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहेगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी अधिक कोण ए बी और सी। क्या हो गया, ए बी सी। तो बताइए, तो ये 90 डिग्री से अधिक है, तो 90 डिग्री से अधिक है, यानी कि क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। तो अब बताइए, त्रिभुज को कोण के आधार पर कितने भागों में बांट दिए, 3 भागों में, एक न्यून कोण, एक समकोण, एक अधिक कोण। न्यून कोण का मतलब हो गया 90 डिग्री से कम, समकोण का मतलब हो गया एक कोण समकोण होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए, और ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब हो गया अधिक कोण, यानी कि एक कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका बता गया। तो अब हम इसको भी अलग अलग पढ़ेंगे, इसको भी क्या करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। न्यून कोण पढ़ेंगे अलग से, समकोण पढ़ेंगे अलग से, अधिक कोण पढ़ेंगे अलग से। अभी हम सब का आपको थ्योरी बता देख लीजिए। सबसे ज्यादा मेंसुरेशन में जरूरी होता है थ्योरी पार्ट ही। थ्योरी पार्ट कहने का मतलब उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल, ये सारा का सारा कैसे निकलेगा, ये सब चीज आपको जानना एकदम जरूरी होता है। ठीक है, कुछ उसका बेसिक बात होता है, ये सब जानिएगा, तब आपका क्वेश्चन इसमें बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। सिर्फ आपको इसका थ्योरी पता होना चाहिए, यानी कि आपका क्षेत्रफल वगैरह ये सब पता होना चाहिए। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सबको क्या करते हैं, स्पेशल पढ़ते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं किसको, अब हम समझते हैं समद्विबाहु त्रिभुज को। किसको समझ रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज को। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है किसकी, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। दो भुजा क्या हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। तो मान लीजिए मेरा जो ए बी भुजा है और ए सी भुजा आपस में क्या है, बराबर। तो जब हमारा दो भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, तो दो कोण भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। दो कोण भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो जाए। अब इसका देखिए एक चीज क्या होता है, हम ना इसका कोण का जो एक कोण का समद्विभाजक का मतलब होता है वैसी रेखा जो इसके कोण को दो बराबर भागों में बांटते। ठीक है, तो अगर हम एक कोण का समद्विभाजक लेते हैं, एक कोण का क्या करते हैं, एक कोण का अगर हम समद्विभाजक लेते हैं, सामने वाली रेखा पे मिलेगी और सामने वाली रेखा को दो बराबर भागों में बांट देगी। यानी कि बी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, तो जितना बीडी रहेगा उतना ही मेरा कौन सा रहेगा, सीडी रहेगा। जितना बीडी रहेगा उतना ही क्या रहेगा, सीडी रहेगा। ठीक है, अब इस पे ये 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, दो चीज तीन चीज समझिए यहाँ पे। अगर हम एक कोण का समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इस कोण के दो बराबर भागों में बांटते हुए एक रेखा खींचते हैं, तो यहाँ पे दो काम होगा। एक तो इस पे परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और दूसरा चीज क्या करेगा, बीसी को दो बराबर भागों में बांट देगा। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेसिक जानकारी हो गया। तो बेसिक जानकारी में आप देखिए, पहला जानकारी आपके पास क्या है कि इसमें ए बी बराबर किसके हो जाएगा, तो ए बी बराबर ए सी के हो जाएगा। ठीक है, जब ई बराबर हो जाएगा, दूसरा में क्या हो जाएगा, कोण बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में क्या है, जब हम एक संधिभाजक लेते हैं, तो संधिभाजक लेंगे तो जितना मेरा बीडी रहेगा, बीडी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीडी इज इक्वल टू मेरा सी डी हो जाएगा। बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। और ए बी बी सी लंब, ठीक है, चौथा में समझिएगा, ए डी लंब किस पे हो जाएगा, तो ए डी लंब हो जाएगा बीसी पे। ये आपका जो हो गया बेसिक बात हो गया। ठीक है, ए डी लंब किस पे हो जाएगा, बीसी पे हो जाएगा, और ये बीसी को दो बराबर भागों में बांट देगा। बी डी इज इक्वल टू सी डी में कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी और ए बी बराबर ए सी, ये चार गो इसका क्या हो जाएगा, बेसिक बात हो जाएगा। अब चीज आगे हम समझते हैं इसके परिमाप पे और इसके क्षेत्रफल निकालने पे और इसके हाइट को निकालने पे। ये जो आपका ए और डी कहलाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। तो इसका हाइट कैसे निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे, उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। देखिए ये तो मेरा 90 डिग्री है। अगर मान लेते हैं सपोज डेट कि ये मेरा ए रेखा है, कौन सी रेखा, ए है, और ये मेरा कौन सा है, ये मेरा बी रेखा है, ये मेरा क्या हो गया, बी हो गया। तो अगर ये ए है तो ये भी तो मेरा ए हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है। तो अगर ये हो गया, ये हो गया, तो ये वाला कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अभी हम आपको बताया है कि कोई अगर यहाँ पे यहाँ से समद्विभाजक डाला जाएगा तो इसको कितने बराबर भागों में बांट देगा, दो बराबर भागों में। अगर ये बी तो ये कितना हो जाएगा, बी बाई टू, और ये भी कितना हो जाएगा, बी बाई
2। ठीक है, तो अब हम जरा सा यहाँ पे AD निकालने की कोशिश करते हैं। AD मतलब क्या हो जाएगा, ऊंचाई। AD निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है इसका निकालने का। इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए। जैसे ही आप पाइथागोरस लगा दीजिएगा इसमें क्या निकल जाएगा, AD का मान निकल जाएगा। तो ये आपका कर्ण हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए अभी हम निकाल के बताते हैं। अब पांचवा में लिखिएगा ऊंचाई, इसका क्या हो जाएगा, ऊंचाई। तो ऊंचाई इक्वल टू यानी कि H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊंचाई। H इक्वल टू ऊंचाई H, या इसी को कह दीजिए आप AD। AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा। यहां से अगर हम AD स्क्वायर निकालते हैं तो AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर कितना है भाई, तो AC मेरा A है, तो A स्क्वायर कीजिए। फिर DC स्क्वायर, तो DC का मतलब क्या होगा, यहां से यहां, तो B का स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, दोनों का स्क्वायर कर दिए। अब AD स्क्वायर, ठीक है, ये आपका अभी रहने दीजिए, एक स्टेप और इसमें लीजिए। इसका अगर क्रिया करते हैं तो 4A स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, बट्टा में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका पावर इधर ले जाते हैं तो रूट में आ जाएगा। तो AD इक्वल टू क्या आ जाएगा, AD इक्वल टू आ जाएगा, देखिए AD इक्वल टू ऊपर वाला रूट में हो जाएगा। तो ऊपर वाला रूट में हो जाएगा तो 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब बट्टा में 4 का निकल कर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो AD यानी ऊंचाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऊंचाई इक्वल टू आ गया तुम्हारा अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाई 2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमको हाइट निकालना हो तो हाइट निकालने इस फॉर्मूला पे हम नहीं जाएंगे। आपके सामने तो हम फॉर्मूला निकाल के प्रूव कर दिए कि कैसे आया, लेकिन इस फॉर्मूला से हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, कभी भी अगर आपको हाइट निकालने आएगा, अगर बीच में हाइट दिया रहे, ठीक है, हाइट निकालने के लिए कहेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा क्या लगा दीजिएगा, पाइथागोरस रूल लगा दीजिएगा। पाइथागोरस से एकदम आसानी से आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, बात तो वही है। इस फॉर्मूला पे बैठाने जाइएगा तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। फॉर्मूला पे नहीं बैठाइएगा, जैसे हम प्रूव किए हैं उसी तरह आपको क्या कर देना है, निकाल देना है। ठीक है, तो निकालिएगा, इससे आसान हो जाएगा। नहीं तो इस पे भी डाल के आप निकाल सकते हैं, यहां से कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी तरह इसका क्षेत्रफल का बात करते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू होता है, इसका अगर ये तो हो गया इसका ऊंचाई, लेकिन अगर हम इसका क्षेत्रफल का बात करें तो इसका क्षेत्रफल इक्वल टू होता है B/4। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/4 अंडर रूट, जो अंडर रूट यहाँ पे है वही अंडर रूट कहाँ चला जाता है, वहां पे। तो B/4 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। फिर अब हम सजेशन देंगे आपको कि क्षेत्रफल भी इस पे आप नहीं निकालिएगा। तो सर क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, तो क्षेत्रफल क्या निकालिएगा, देखिए इसको ध्यान से देखिएगा ना, 2 बराबर समकोण त्रिभुज में बटा हुआ है, 2 बराबर समकोण त्रिभुज में बटा हुआ है। तो किसी एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर और उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो क्या दे देगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे देगा। ठीक है, तो अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो एक का क्षेत्रफल निकाल के 2 से गुना कर दीजिए तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर इसका हाइट निकालने के लिए बोले, तो क्या करना है, हाइट में पाइथागोरस नियम लगा के इसका हाइट निकाल देना है। ये दो फॉर्मूला हम इसलिए लिखवा दिए हैं कि ये आपसे डायरेक्ट ना क्वेश्चन में पूछ देता है कि क्वेश्चन में बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो यही ऑप्शन में रहता है। कौन हाइट होगा, तो यही आपका क्या रहेगा, ऑप्शन में रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आप देख के मार दीजिए, इसलिए हमें दिखा रहा है। तो इसमें कितना पॉइंट हो गया, 5, और ये कौन सा पॉइंट है, छठा। यानी कि आपको इस 6 पॉइंट को इस समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करना है, ध्यान देना है। ये सारा का सारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट के द्वारा सब चीज हम बता दिए आपको ना। इसको तो याद करने का जरूरत नहीं, तो प्रूफ किया हुआ चीज है। ठीक है, आपको कैसे निकालना है ये हम आपको आगे क्वेश्चन में हम निकाल के बता देंगे। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं समबाहु त्रिभुज को। किसको पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज को। आपको समद्विबाहु त्रिभुज का पूरा थ्योरी बता दिए। उसी तरह अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं समबाहु त्रिभुज को। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तो अभी आप सर बताएं कि जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, भले समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होगा, ध्यान समझिए, सभी भुजा बराबर तो सभी एंगल भी क्या हो जाएगा इसका, बराबर। यानी कि पहला इसमें कंसेप्ट क्या निकल के आया सर, सभी भुजा बराबर, यानी कि AB
बराबर BC बराबर AC, भले AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है। सभी भुजा आपस में क्या हो गए बराबर, तो इसमें सभी एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, सभी एंगल भी आपस में बराबर, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, सभी एंगल भी आपस में क्या हो गए बराबर, सभी भुजा आपस में बराबर, सभी एंगल आपस में बराबर, ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम कहते हैं ना इसका परिमाप निकाल के बताइए। तो देखिए, तो अगर हम इसको A मानते हैं, A को A मान लिए, जैसे ही आपका A को A हुआ, सब का सब क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A भी A और A भी A हो जाएगा, ठीक है, सब A हो गया। तो A हो गया, तो इसका परिमाप निकाल के बताइए। तो 3 में हम इसमें क्या जानेंगे, परिमाप। अगर हम इसका परिमाप निकालते हैं, परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप इक्वल टू क्या होगा, ये तीनों को जोड़ दीजिए। पहले तो समझिए परिमाप का मतलब क्या होता है। तो परिमाप का मतलब ये होता है जहां से आप इस पॉइंट से अगर स्टार्ट किए हैं चलना A से, यहां से चले B तक पहुंचे, फिर B से C तक पहुंचे, फिर C से कहां पहुंच गए, A तक पहुंच गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग परिमाप कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। यानी कि इसके बाउंड्री की लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। तो उसकी लंबाई क्या होगा, तो देखिए यहां तक चलिएगा ये, फिर यहां तक चलिएगा A, तो 2A हो जाएगा, फिर यहां तक चलिएगा तो कितना हो जाएगा, 3A, यानी कि 3A। इसका परिमाप क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया 3A। तो परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, परिमाप इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत। अब हम इसका जानते हैं हाइट। इसका हाइट क्या हो जाएगा, मान लीजिए हम यहां से एक हाइट लेते हैं, यहां से क्या किए, हाइट ले लिए, तो हाइट भी यहां पे आएगा तो डबल भागों में बांट देगा, तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, तो हाइट इक्वल टू होता है 4 में, यानी कि इसकी ऊंचाई इक्वल टू होगा, ऊंचाई मान लीजिए यहां से हम AD लिए, ठीक है, हाइट को H से बनाए यानी कि AD, सब बात देखिए, ऊंचाई इक्वल टू हो जाएगा A√3, क्या होता है, A√3/2, ऊंचाई इक्वल टू क्या हो गया, A√3/2, ठीक है, ऊंचाई को याद रखिएगा। फिर प्रूफ करने जाइएगा तो वही बात हो जाएगा आपका, यहाँ पे धके फिर इसको बराबर करना होता है, तो प्रूफ करने का इसमें जरूरत है नहीं। ऊंचाई इक्वल टू क्या हो गया, A√3/2। अब ऊंचाई का फॉर्मूला ये हो गया। अब हम कह रहे हैं कि बताइए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, पांचवा में इसका हम क्षेत्रफल लेते हैं। तब अगर समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू जो होता है, अब क्या करना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू स्क्वायर कर देना है। इसमें ये √3 जैसे के तैसे रहेगा, इसको खाली स्क्वायर करके लिख दीजिए, A²√3/4, A²√3 क्या हो जाएगा 4। तो ये किसका निकल जाएगा क्षेत्रफल, ये निकल जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बात समझ में आया। तो ये समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, थ्योरी हो गया। इसमें और अभी थ्योरी बाकी है, जैसे क्या सर बाकी है, तो इसमें यह चीज बाकी है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज के बाहरी भुजा, मतलब बाहर तीनों कोण से एक हम वृत्त खींचते हैं टच करते हुए, तो उस वृत्त का रेडियस क्या होगा, यानी कि इसके परिवृत्त, बाहर एक वृत्त खींचते हैं उसका रेडियस क्या होगा, और इसके अंदर एक वृत्त खींचते हैं उसका रेडियस क्या होगा। इस चीज को अभी हम आपके सामने बताएंगे, ठीक है। तो यहां तक अभी जो आप नोट कीजिए, ये दो कांसेप्ट हो गया, इसमें इसका परिमाप का फॉर्मूला हो गया, इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला हो गया, इसका क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया। जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए अब हम यहाँ पे ना एक जो है समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड एक प्यारा सा कंसेप्ट देखते हैं। वो कंसेप्ट क्या है, क्या कहेगा आपसे, कहेगा का जो हरा वाला हम बनाए हैं ना, ये समबाहु त्रिभुज बनाया है, कहेगा का कि एक समबाहु त्रिभुज हो गया ABC, ABC हो गया, इसके बाहर एक वृत्त बनाए हैं, क्या बनाए हैं, बाहर एक वृत्त बनाए हैं और इसके अंदर एक वृत्त बनाए हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों को बाहर से टच करते हुए एक वृत्त बना गया है और इसके भुजाओं के मध्य बिंदु से टच करते हुए एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। तो कहता है इन दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का रेशियो क्या हो जाए, इन दोनों वृत्त के त्रिज्याओं का रेशियो आपसे पूछता है। पहली बात यह कि अगर किसी त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाइए तब, या किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाइए तब, इसका जो केंद्रक होगा, केंद्रक दोनों का केंद्रक एक ही होगा, दोनों का केंद्रक क्या होगा, दोनों का केंद्रक एक ही होगा, यानी कि दोनों का केंद्रक यहीं पे है, दोनों का केंद्रक कहाँ पे है, यहाँ पे। अब हम जरा एक चीज बताइए, हम जहां से अभी लाइन ले रहे हैं, जैसे ब्लैक कलर का है, हम ऊपर से यहां से एक लाइन लिए और यहां तक पहुंचे, ये हो गया AO। तो AO बताइए, तो AO जरा ध्यान से देखना, ये केंद्रक हो गया, तो AO जाके किस वृत्त से मिल रहा है, तो कहिएगा सर AO जो है बाहरी वाली वृत्त से मिल रहा है, यानी कि AO इक्वल टू क्या हो गया, तो AO इक्वल टू हो गया बाहरी वृत्त, या बाहरी वृत्त की त्रिज्या यानी कि R, AO इक्वल टू क्या हो गया, R, बाहरी वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। और यहां से जरा हम दूसरा देखिएगा, जो हम ब्लू कलर से बना रहे हैं, यहां से हम एक और रेखा खींचे और इसको यहां तक मिला दिए,
इसको यहां तक मिला दिया, इसका नाम रख दिया डी। तो जरा बताइए तो ओडी कौन सा हो जाएगा, तो कहिए ओडी जो हो जाएगा। अब देखो ये किससे आके मिल रहा है, तो आंतरिक वृत्त की एक बिंदु, परिधि के एक बिंदु से मिल रहा है। तो बताइए तो ओडी जो है अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को शो कर रहा है, अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या को शो कर रहा है, यानी कि ओडी। अब हमको क्या कौन सा लेना है, ओडी। तो ओडी इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर। इसी का हमको रेशियो पूछता है, इसी का क्या पूछता है, रेशियो पूछता है कि ये बात बताइए कि इसका रेशियो क्या हो जाएगा। तो इसका रेशियो कैसे निकालते हैं, इस चीज को समझिए। देखिए एक होता है सेंट्रोइड, एक क्या होता है, सेंट्रोइड होता है। आपको जब ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ज्योमेट्री में हम 4 रत्न पढ़ाएंगे, 4 रत्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ज्योमेट्री में। 4 रत्न जिसमें इन सेंटर होता है, सेंटर होता है, सेंट्रोइड होता है, ये सब सारा का सारा चीज हम बताएंगे आपको ज्योमेट्री में। पहले यहां से एक चीज हमको एक चीज यहां से समझ लीजिए सेंट्रोइड के बारे में। क्या होता है सेंट्रोइड समझिए। जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज हो गया, क्या हो गया, एक समबाहु त्रिभुज। इस समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से, समबाहु त्रिभुज के मध्य बिंदु से सामने वाली भुजा को मिलाने पर, सामने वाली कोण को मिलाने पर जहां पे तीनों कटते हैं, जहां पे क्या होते हैं, तीनों कटते हैं, उसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रोइड कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसका, ये बिंदु किसका काम करेगा, सेंट्रोइड को काम करेगा। और ये क्या है, ये सब का मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु हो गया, ये मध्य बिंदु हो गया, और ये क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, अब चीज देखो, एक बात जरा समझिएगा। ये सेंट्रोइड में जो होता है ना, सेंट्रोइड में अगर हम ए लेते हैं, ई बी लेते हैं और इसी लेते हैं, ए डी लेते हैं, तो ओए का जो रेशियो होता है, ओए का रेशियो वो होता है 2 और ओडी जो होता है वो होता है 1। ठीक है, ए सेंट्रोइड में प्रूफ किया रहता है कि एओ इक्वल टू कितना 2 और ओडी इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब जरा देखिए, तो यहां से हम एक बाहर से त्रिज्या बना रहे हैं, क्या कर भरे, बाहर से वृत्त बना रहे हैं। तो अब बाहर से जब वृत्त बनाएगा, बाहर से अगर हम वृत्त बना रहे हैं, तो बाहर से वृत्त बनाए तो बाहर के वृत्त को, बाहर के वृत्त के त्रिज्या को कौन शो कर रहा है, तो कहिएगा सर एओ शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है, एओ शो कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे ये शो कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे एओ शो कर रहा है। तो बताओ तो यहाँ से एओ का मान कितना हो गया, तो एओ का मान 2 हो गया। एओ का मान कितना हो गया, 2। उसी तरह बताओ तो अगर हम एक अंदर से त्रिज्या, अंदर से वृत्त बना दिए, तो अंदर से वृत्त बना दिए तो अंदर वाले वृत्त के त्रिज्या को कौन शो कर रहा है, तो कहिएगा सर अंदर वाले वृत्त के त्रिज्या को कौन शो कर रहा है, तो ओडी शो कर रहा है। और ओडी का मान यहाँ पे कितना है, 1 है। ओडी का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पे, यहाँ से हम यह निष्कर्ष निकाले कि सर एओ यानी कि आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और ओडी स्मॉल आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। यानी कि दोनों के बीच में रेडियस का अनुपात कितना हो जाएगा, तो बड़ा वाला रेडियस यानी कि बाह्य वृत्त का रेडियस इक्वल टू 2 और आंतरिक वृत्त का रेडियस इक्वल टू कितना अनुपात में, 2:1 के अनुपात में होगा। यानी कि इसका अगर बाहर वाला वृत्तीय 10 सेंटीमीटर का है तो अंदर वाला वृत्तीय कितना का हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का होगा। यही दोनों के बीच में क्या होता है, ये दोनों के बीच में संबंध होता है। ठीक है, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें एक और कंसेप्ट बताना है, चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, अब आगे समझिएगा इसमें। अब अगर यहां तो हमको दे दिया, ठीक है, यहां पे इसके अंदर वाले पार्ट से हमको निकालना है, रेडियस निकालना है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं यहां पे कि अब इसका ना भुजा दे दे, क्या दे दे, भुजा दे दे, और आपसे पूछे कि बताइए इसका रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगर यहां पे भुजा दे दे, मान लीजिए ये कह दे कि ए हो गया, ठीक है, तो सब ए हो जाएगा। तब कहेगा बताओ कैपिटल आर का मान क्या हो जाएगा, तब होता है कैपिटल आर इक्वल टू होता है a/√3। कैपिटल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/√3। जब भुजा के रूप में दे दिया रहा है, भुजा दिया रहा है और आपसे कैपिटल आर पूछे तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या होता है, a/√3। कोई दिक्कत इसमें। अगर आपसे स्मॉल आर पूछे, कहे कि अब बताइए इसको अगर हम कैपिटल आर मानते हैं तो ये वाला कौन हो जाएगा, ओडी इक्वल टू स्मॉल आर। तो अगर आपसे स्मॉल आर पूछे तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, देखिए तो इसका ये आधे ना है, तो क्या करेंगे a/√3 और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। यानी कि a/√3 a/2√3 a/2√3। तो ये आपका हो गया कैपिटल आर और ये क्या हो गया, स्मॉल आर। कहिएगा सर इस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ध्यान से समझिए। कहेगा एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी बाहर की वृत्त की त्रिज्या जो है, बाहर की वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, तो कहेगा कि आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। तो जब दोनों के बीच में संबंध आपको पता रहेगा तब ना आंतरिक वृत्त का निकालिएगा। या बाह्य का दिया रहेगा तो आंतरिक पूछेगा, आंतरिक का दिया रहेगा तो बाह्य पूछेगा। इस तरह से आपका जो है
एक समबाहु त्रिभुज, ये बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता भी है और बहुत जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी होता है। बस आपको ये याद रखना है 2 और 1 का रेशियो इसको, और r इक्वल टू a/√3 और स्मॉल r इक्वल टू 1/2√3 होता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में हम आपको बता दिए कि आज की वीडियो में हम बता दिए कि त्रिभुज के तीनों पार्ट भुजाओं के आधार पर जिसको बांटे हैं उसमें। अब कहिएगा सर विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज के बाद जो जितना भी त्रिभुज बनता है सब क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज बनते हैं। इसके अलावा जो भी हम त्रिभुज पढ़ते हैं, कौन सा त्रिभुज पढ़ते हैं, विषमबाहु त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए विषमबाहु त्रिभुज को हम हमेशा पढ़ते रहे, तो उसमें कोई खास ये है नहीं, कंसेप्ट वगैरह है नहीं। कंसेप्ट आपको किस में है, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में ही है। ठीक है, इसलिए विषमबाहु त्रिभुज के बारे में वही जो है हर जगह आपको विषमबाहु त्रिभुज मिलेगा। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसको कोण के आधार पे कैसे कैसे बांटेंगे, कोण के आधार पे बांटेंगे, कोण के आधार पे बांट दिए हैं, बांट के आपको समझा दिए, उसका एक एक करके उसका थ्योरी बता देंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में इस सबसे क्वेश्चन करा देंगे। क्या करा देंगे, सबसे क्वेश्चन करा देंगे, यानी कि मेंसुरेशन का थ्योरी आपका एक जगह हो जाएगा और मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपका एक जगह हो जाएगा। मेंसुरेशन का पूरा थ्योरी एक जगह कराने के बाद उसका एक बार सबका कोई भी किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, चाहे एसएससी जीडी का हो, चाहे सीजीएल का हो, चाहे सीएचएसएल का हो, चाहे सिविल कोड का हो, किसी का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए और उससे आप बना के देखिए, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। जब यहाँ पे एक बार थ्योरी पढ़ा देंगे और उसका आपको 50-60 क्वेश्चन करा देंगे, यूट्यूब पे ही कराएंगे, इतना आपसे वादा है, पूरा का पूरा क्या कराएंगे, यूट्यूब पे ही कराएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।